नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खटीमा के नवनिर्मित भवन में शुभारंभ का समारोह रखा गया है और जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शिरकत की गई। तो वहीं आपको बता दें कि यह कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणवत्ता और आधुनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। तो साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि पीएम श्री योजना के अंतर्गत देश भर के चुने गए उत्कृष्ट विद्यालयों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र बनाया जा रहा है और जिसमें कि खटीमा में आज इस समारोह का आयोजन किया गया और जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। तो आपको बता दें कि आज उधम सिंह नगर के खटीमा सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, जहां उनके द्वारा खटीमा में नवनिर्मित भवन का शुभारंभ किया गया है। आपको बताते चले कि कई ऐसे विद्यालय हैं जिनको चयनित किया गया है और जिनको नवनिर्मित के साथ साथ उनका उद्धार करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उनको पूरे तरीके से नवनिर्मित किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि खटीमा के नवनिर्मित भवन का आज शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया और जहाँ आज उन्होंने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। तो वहीं आपको बता दें कि छात्रों के साथ साथ विद्यालय में मौजूद सभी अध्यापकों ने बढ़ चढ़कर इस आयोजन में प्रतिभाग किया। तो साथ ही आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया गया। तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें कि पीएम श्री योजना के अंतर्गत तमाम ऐसे विद्यालय हैं जिनको चयनित किया गया है और इन्हीं चयनित विद्यालयों में खटीमा का भी विद्यालय है जिस पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उनके द्वारा शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि यह जो बिल्डिंग है वो नवनिर्मित है और जिसको गुणवत्ता और साथ ही साथ शिक्षा में और भी विकास के उद्देश्य से निर्मित किया गया है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत यह विद्यालय आता है जिसकी बिल्डिंग का नवनिर्मित इस समय शुभारंभ किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में तमाम बड़े फैसले लिए हैं, इसी बीच आपको बता दें कि इस नवनिर्मित बिल्डिंग का आज शुभारंभ किया गया और जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ हरीश मेहरा संवाददाता जुड़ गए हैं खटीमा से। हरीश, जिस तरीके से आज शुभारंभ किया गया है, क्या कुछ खास इस नवनिर्मित भवन में रहने वाला है? से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय खटीमा पहुंचे हुए हैं और जहां उनके द्वारा अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि नवनिर्मित भवन का शुभारंभ किया गया है और जिसके बाद इस भवन का जो निर्माण है वो पूरा हो गया है और जिसमें कि आपको बता दें कि कुछ समय के बाद जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर शिक्षा का जो वो है वो प्रक्रिया होगी वो पूरे तरीके से शुरू हो जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि खटीमा के इस नवनिर्मित भवन का कार्य काफी समय से चल रहा था जो कि अब पूरा हो चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम श्री योजना के अंतर्गत तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो कि उत्तराखंड की सरकार की ओर से विकसित किए जा रहे हैं, उनका पुनः निर्माण किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि खटीमा का यह भी एक विद्यालय उनमें से एक था और जहां आज सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया और साथ ही साथ शुभारंभ भी किया गया है। अब इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार के मनसा देवी हादसे के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। श्रद्धालु के संगम दर्शन के लिए और भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रमुख मंदिरों की सुविधाओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय पूरे तरीके से सख्त नजर आ रहे हैं। दर्शन के लिए श्रद्धालु पंजीकरण होंगे अनिवार्य। तो वहीं आपको बताते चले कि श्रद्धालु अब क्षमता के अनुसार ही दर्शन कर सकेंगे। तो हरिद्वार में आपको बता दें कि मनसा देवी में बीते रविवार को बड़ा हादसा हो गया था और जिसके बाद अब सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार पूरे तरीके से सख्त नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से लगातार बड़े और अहम फैसले लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर भीड़ प्रबंधन के साथ साथ श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। मंदिरों की धारणा
जो भी धारण क्षमता है उसके आधार पर ही पंजीकरण प्रणाली को लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडलायुक्त की अध्यक्षता में समिति भी गठित की जाएगी, जो कि सभी प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों का परीक्षण भी करेंगी। तो साथ ही साथ इसके बाद पंजीकरण और अन्य व्यवस्थाएं चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएंगी। आपको बताते चले कि गढ़वाल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने इस पर जानकारी देते हुए यह भी बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मनसा देवी समेत अन्य प्रमुख मंदिर परिसरों का सुनियोजित विकास, धारणा क्षमता के अनुसार उसमें निर्धारण और दुकानों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में कार्य किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटित हो। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी लागू की जाएगी और मंदिर के परिसरों के आसपास अतिक्रमण को पूरे तरीके से हटाया जाएगा और इससे भीड़ को नियंत्रित भी किया जाएगा। तो साथ ही साथ श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, तो इसको देखते हुए ये तमाम कदम उठाए जाएंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अभय कैंतुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय, जिस तरीके से लगातार जैसे ही मनसा देवी के बाद यह हादसा हुआ है, अब धामी सरकार पूरे तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। कल बैठक भी हुई थी और आज जो है और भी अधिकारियों की ओर से इस पर लगातार वहां पर दौरा चल रहा है और अहम फैसले लिए जा रहे हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, ये कह सकते हैं कि मनसा देवी में जो रविवार को जो घटना घटी थी, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु और 30 लोग घायल वहाँ पर हो चुके थे, जिस तरीके से भगदड़ वहाँ पर मची थी, छोटी सी जगह पर जिस प्रकार से हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच गए थे और उसको लेकर ये कह सकते हैं कि बिना किसी प्लान के तहत वहाँ पर ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई। जो प्लान वहाँ पर बनाए गए थे, उन प्लानों को एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। उसके बाद सब कह सकते हैं कि उसको लेकर सरकार बड़ी चिंतित नजर आ रही है और इसीलिए सरकार की तरफ से दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जो चाहे पर्यटक स्थल हो या धार्मिक स्थल हो, वहाँ की जितनी धारण क्षमता है उसी धारण क्षमता के अनुरूप श्रद्धालुओं को आगे आने की अनुमति वहाँ पर दी जाए। इसके अलावा जो बीच के जो दूसरे ब्लॉकेज हैं या ऐसे जगह है जहाँ पर श्रद्धालुओं को रोका जा सकता है या डाइवर्ट करके उनके दूसरी जगह दिया जा सकता है, ताकि धारण क्षमता के अनुरूप ही वहाँ पर श्रद्धालु पहुँच पाए, उन जगहों पर प्लान विकसित करने के लिए यहाँ पर कह दिया गया है। और ऐसे सिर्फ एक मनसा देवी नहीं बल्कि प्रदेश के ऐसे सभी पर्यटक स्थल, सभी ऐसे धार्मिक स्थल जहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती है या श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद सबसे ज़्यादा रहती है और भीड़ के अचानक बढ़ने से कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से वहाँ पर हादसे वहाँ पर हो सकते हैं, उन सब चीज़ों पर अभी से ही ध्यान देने की आवश्यकता है और उसके लिए ज़रूरी जो प्लान है उस प्लान पर काम करने के लिए यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देशित करने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। ये कहा जा सकता है कि मनसा देवी की घटना जो यहाँ पर घटी उसे एक सबक के रूप में लेने का काम अधिकारियों को करने के लिए कहा गया, ताकि अधिकारी उन सब चीज़ों का सबक यहाँ पर लें। क्योंकि सवाल इस बात के उठ रहे थे कि जब कांवड़ मेले में 4.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे थे और उस दौरान ये कह सकते हैं कि पूरा मैनेजमेंट वहाँ पर सफल रहा था, जो व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई थी उस व्यवस्था के अनुरूप ही 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं को इस कांवड़ यात्रा में आने के दौरान वहाँ पर धार्मिक यात्रा को संपन्न कराने का काम किया गया। तो फिर अचानक से ऐसे क्या हो गया कि हजारों की संख्या में जो लोग मनसा देवी पहुँचे थे उनको वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि ये छोटी छोटी जो गलतियाँ रही हैं उस गलतियों से सबक लेने का काम अब अधिकारियों को यहाँ पर करना होगा। इसीलिए मुख्यमंत्री की तरफ से एक जरूरी दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए गए। हरिद्वार के जिला प्रशासन या फिर दूसरे ऐसे पर्यटक धार्मिक स्थल जो जिस जनपद में भी मौजूद है, वहाँ के अधिकारियों को भी इस दिशा में काम करने के लिए यहाँ पर कह दिया गया है कि वो भीड़ मैनेजमेंट को नियंत्रित करने का काम करें और धामों की जो धारण क्षमता है उसके अनुरूप ही श्रद्धालुओं को आगे भेजने का काम करें। जी, लेकिन अभय, यहाँ पर जिस तरीके से बैठक हुई और उसमें फैसला लिया गया कि जो श्रद्धालु हैं उनके पंजीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, तो क्या ये बेहद सरल होगा? क्योंकि ये बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। मनसा देवी की बात हो, चंडी देवी की बात हो, ये ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, तो क्या ये पंजीकरण जो है सरलता से हो पाएगा, ऐसा लगता है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जब आप चारधाम यात्रा में उस पंजीकरण की व्यवस्था को सुदूर रूप से चला सकते हैं, जब चारधाम यात्रा में जहाँ पर
रोजाना की संख्या में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। अगर वहां पर पंजीकरण की व्यवस्था लागू है, पंजीकरण के हिसाब से ही श्रद्धालुओं को आगे आने की अनुमति दी जाती है, तो फिर एक मनसा देवी या फिर चंडी देवी या फिर दूसरे ऐसे पर्यटक स्थल जहां पर अभी रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर भी रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। अगर किसी श्रद्धालु ने पूर्व में ही अपना रजिस्ट्रेशन किया तो अपनी यात्रा का अपने रजिस्ट्रेशन के नंबर के हिसाब से ही अपनी यात्रा को प्लान करने का काम वहाँ पर करेगा। उस व्यक्ति के आने की उम्मीद जिला प्रशासन को वहाँ पर होगी और उसके हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक अनुमानित जो आंकड़ा होता है कि इस दिन में इतना श्रद्धालु वहाँ पर आएंगे, तो उसके हिसाब से जो प्रबंध होता है उसको प्रबंध करने में सुविधा वहाँ पर मिल सकती है। इसीलिए पंजीकरण कराने की बात यहाँ पर सरकार की तरफ से कही गई है। उसके लिए जिला प्रशासन यहाँ पर काम करेगा। पंजीकरण अगर तय समय पर यहाँ पर हो पाता है और ये व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाती है, तो फिर ये समझा जा सकता है कि धामों की जो धारण क्षमता है, जो कैरिंग कैपेसिटी है, उसी के अनुरूप श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच पाएंगे और फिर किसी भी प्रकार से ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति निकट भविष्य में दोबारा नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल। अभय, अगर इस मंदिर की बात की जाए, मनसा देवी जो मंदिर है वहां पर संकरे रास्ते हैं और अतिक्रमण का भी जो है वहां पर काफी अतिक्रमण ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी वजह से और भी भीड़ को जो है दिक्कत होती है वहां से निकलने में, तो इसको लेकर क्या कुछ एक्शन लिया गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मनसा देवी का ये हादसा वहाँ पर घटा था, इसके बाद जिस प्रकार की ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से निरीक्षण वहाँ पर किया गया, जो जांच टीम वहाँ पर पहुँची थी उनकी तरफ से जो निरीक्षण में वहाँ पर पाया गया, उसमें सिर्फ एक कमी अतिक्रमण नहीं कही जा सकती, उसमें कई तरीके की कमियाँ उजागर हुई है। सबसे पहले जो रास्ता संकरा था, उस रास्ते पर पूरे समुचित व्यवस्थाएं वहाँ पर नहीं थी कि अगर भीड़ ज़्यादा आती है तो फिर किस प्रकार से निकासी के रास्तों को दूसरे वैकल्पिक मार्गों से बनाया जा सकता है। मंदिर के उस मुख्य मार्ग के अलावा कोई दूसरा ऐसा वैकल्पिक मार्ग वहाँ पर नहीं था जिस मार्ग को अपनाकर ये कह सकते हैं कि हादसे वाली चीज़ों को कम वहाँ पर किया जा सकता था। उस मार्ग पर भी चीज़ें देखने को नहीं मिली। अवैध अतिक्रमण वहाँ पर हो रहा है, यानी जो दुकानें लगातार धार्मिक दुकानें वहाँ पर खुल रही है, उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए था, वो चीज़ें वहाँ पर नहीं हो पाई। तो ऐसी छोटी छोटी कमियाँ थी जिनको उजागर करने का काम इस जांच रिपोर्ट में हुआ है और उस पर अब जिला प्रशासन एक्शन लेने का काम यहाँ पर करेगा। ये निकट कह सकते हैं कि आने वाले दिनों की कार्रवाई ये समझी जा सकती है। लेकिन जो हादसा यहाँ पर बीता है, उस हादसे से एक सबक लेने की आवश्यकता है अधिकारियों को भी, कर्मचारियों को भी और हरिद्वार जिला प्रशासन को भी कि किस प्रकार से वहाँ पर भीड़ को नियंत्रित किया जाना चाहिए था, कैसी चीज़ें वहाँ पर लापरवाही है, किस स्तर पर हुई है, उन कमियों को दूर करने का काम वहाँ पर किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। साथ ही ये कहा जा सकता है कि ऐसे ये घटना सिर्फ एक मनसा देवी के लिए नहीं बल्कि प्रदेश के दूसरे धार्मिक पर्यटक स्थलों के लिए भी है जहाँ पर अचानक से भीड़ जुटना शुरू होती है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सिर्फ चार धाम यात्रा ही नहीं, यहाँ पर ऐसे जो प्रमुख तीज त्यौहार जो होते हैं उनमें भी, मंदिरों में भी ऐसे भीड़ यहाँ पर ज़्यादा जुटती है, अचानक से भीड़ आनी शुरू हो जाती है। तो फिर उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, उसके लिए पहले से ही जिला प्रशासनों को प्लान बनाने की आवश्यकता होगी ताकि उन सब चीज़ों से सरलतापूर्वक निपटा जा सके। जी ठीक है। अब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि मनसा देवी में जो हादसा हुआ था उसके बाद अब सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार पूरे तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है और जहां तमाम फैसले उनकी ओर से लिए गए हैं, तो वहीं आपको बता दें कि अब दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को उन्हें अपनाना होगा और जिसको लेकर अब जो भीड़ पर नियंत्रण होगा वो किया जाना सरल हो पाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कुछ जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि अन्य जनपदों में आकाशीय बिजली चमकने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। तो साथ ही साथ देहरादून सहित अधिकांश क्षेत्रों में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कहीं कहीं वर्षा के दौर जो है वो लगातार जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि कहीं कहीं पर बादल भी छाए रहेंगे। देहरादून में रात भर बारिश होने से तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। तो वहीं आपको बता दें कि उधम सिंह नगर और पंचावत जनपद में भी कहीं कहीं झमाझम बारिश दर्ज की गई है। तो साथ ही साथ बताते चले कि मौसम विभाग ने बदलाव आने के बाद लगातार अलर्ट उनकी ओर से जारी किया गया है। देहरादून सहित आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश का दौर भी प्रदेश भर में आज जारी रहेगा।
तो आपको बता दें कि प्रदेश भर में अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट को जारी किया गया है, जहां पर देहरादून और हरिद्वार के कल रात से लगातार जो है इन प्रदेशों में जिलों में बारिश हो रही है और वहीं अन्य जनपदों में आकाशीय बिजली चमकने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। तो वहीं देहरादून के समेत अधिकांश क्षेत्रों में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरे तरीके से बदला हुआ है। अब खबर देहरादून से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 70% मतदान हुआ और मतदान में 65% से अधिक पुरुष तो वहीं 74% से अधिक महिलाओं ने मतदान किया। आपको बताते चले कि 10 जनपदों के 40 ब्लॉक में पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ है और 31 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतगणना भी होगी। मतगणना को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अपनी तैयारियों को पूरा कर चुका है। खबर देहरादून से है, जहां सरकार ने बद्री केदार मंत्री समिति में अहम बदलाव करते हुए बीडी सिंह को मुख्यमंत्री का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में बीकेटीसी से जुड़ा एक बड़ा विवाद सामने आया था। आपको बताते चले कि डीजीसीए की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद केदारनाथ के लिए एक हेलीकॉप्टर उड़ाया गया था और जिसके बाद मंदिर समिति की कार्यप्रणाली पर तमाम सवाल भी उठ रहे थे। माना जा रहा है कि इस विवाद के बाद सरकार ने बीकेटीसी अध्यक्ष के पर जो है लगातार नियुक्ति जो है इसमें नई की जाएगी। आपको बता दें कि बीडी सिंह पहले भी मंत्री समिति से जुड़े रह चुके हैं और चारधाम यात्रा प्रबंधन में उनका गहरा अनुभव भी रहा है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी बलबीर सिंह चौहान ने इस पर निर्णय का समर्थन करते हुए कहा है कि बीडी सिंह चारधाम मंदिरों और समिति के कार्यों को भली भांति समझते हैं। उन्होंने पूर्व में भी संस्था के लिए बेहतरीन कार्य किया है और ऐसे में उनकी वापसी एक सकारात्मक कदम है और इसके लिए चारधाम यात्रा की व्यवस्था और भी अधिक सुदृढ़ होगी। सरकार के इस कदम को न सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार माना जा रहा है, बल्कि यह संदेश भी है कि अब चारधाम जैसे संवेदनशील विषयों पर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीडी सिंह जी मंदिर समिति से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं और उन्होंने लंबे समय तक मुख्य कार्यधिकारी के रूप में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में कार्य को देखा है और उस कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के दौरान जो काम हुए बहुत ही सराहनीय काम भी रहे हैं और उनके द्वारा मंदिर समिति के कोष को भी बढ़ाए जाने का बहुत प्रयास किया गया है। उनके द्वारा देश के अनेकों उद्योगपतियों को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से भी जोड़ा गया है। तो निश्चित रूप से सराहनीय कार्य करने के कारण सरकार के द्वारा उनको पुनः सलाहकार के रूप में नियुक्ति दी गई। ये एक सराहनीय और कहीं न कहीं मंदिर समिति के बेहतरी के लिए कदम उठाया गया है। चार धाम जो हमारी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, उस बीडी सिंह जी के कार्यकाल के दौरान जो चार धाम की यात्रा व्यवस्थाएं हैं उनमें काफी सुधार हुआ है और निश्चित रूप से अच्छे कार्य को देखते हुए और मंदिर समिति के बेहतरी के लिए और वहां पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिले, उसके लिए उनके द्वारा कार्य किया गया, इसलिए सरकार द्वारा उनको नामित किया गया है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां नाबालिग बेटी के यौन शोषण के मामले में पूर्व बीजेपी नेत्री और प्रेमी को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आपको बताते चले कि कोर्ट ने पूर्व बीजेपी नेत्री और उसके प्रेमी सुमित पटवाल की 3 दिन की पुलिस कस्टडी को मंजूरी दे दी। तो साथ ही साथ एसआईटी की निगरानी में दोनों आरोपियों को मथुरा और आगरा ले जाकर अहम डिटेल्स के लिए साक्ष्य भी जुटाए जाएंगे। साथ ही साथ आप बताते चले कि पुलिस को होटल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल की लोकेशन जैसे सबूतों की पुष्टि करनी है। जानकारी के अनुसार रानीपुर थाना क्षेत्र में बेटी से दरिंदगी का मामला सामने आने से प्रदेश भर में राजनीति और सामाजिक भूचाल मच गया था और जिसके बाद एसएसपी प्रमोद डोभाल के आदेश पर गठित एसआईटी जांच कर रही है। तो वहीं एसपी पंकज गोरोला के नेतृत्व में यह कार्रवाई की जा रही है।
खबर देहरादून से है, जहां राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए स्मार्ट सिटी के द्वारा विभाग तैयार किया गया था, जो कि शहरी विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करता था। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि अब स्मार्ट सिटी परियोजना को बंद किया जा रहा है, और जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी स्मार्ट शहर तो बन नहीं पाया, लेकिन परियोजना के नाम पर पैसों में बंडर पाट जरूर हुआ। एजेंसी अपना हिसाब किताब ले लिया, बड़ी सीधी सी बात। एजेंसी ने हिसाब किताब ले लिया, सरकार बताए ना कितना पैसा एजेंसी को दिया, कितने काम किए, क्यों ख़त्म कर रहे हैं उसको। पनिशमेंट करो, अगर पैसा दिया उनको काम नहीं किया। आप फिर विभाग को कर देगा, विभाग का दबाव बढ़ रहा, ये पैसा आ रहा तो हमको तो इनको क्यों दे दिया एजेंसी को। तो ये तो लूट मार केंद्र है, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ नहीं। इस नाम पर देहरादून के नाम पर तो यहाँ राजधानी के नाम पर जो बदनामी बर्बादी हो रही, वो भगवान ही मालिक है जो यहाँ बुरा हाल कर रखा, पैसे का दुरुपयोग हो रखा, और देहरादून का नाम स्मार्ट के नाम पर कुछ नहीं, जो पेरिस व्यवस्था है वही चल रहा है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां आज नागपंचमी के अवसर पर शिव मंदिरों में पूजा का अलग ही महत्व है, और इस दिन माता मनसा देवी की उपासना भी की जाती है। तो वहीं आपको बता दें कि मंगला गौरी का आज व्रत भी रखा जाता है। तो आपको बता दें कि आज नागपंचमी का पावन पर्व है, और जिस पर मंदिरों में खासा भीड़ जो है वो भक्तों की देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि सुबह से ही भक्त शिवालयों में पहुंचे हुए थे, जहां लंबे लंबे कतारें लगी हुई थी। तो वहीं आपको बता दें कि आज के दिन का विशेष महत्व है। आज के दिन सांपों को दूध पिलाया जाता है, और साथ ही साथ भगवान शिव की भी आराधना की जाती है, और बेहद पावन पर्व आज का माना जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि आज के दिन भगवान शिव की आराधना करने से भगवान शिव हर मनोकामना को पूरा करते हैं। नागपंचमी के पर्व पर भगवती मनसा देवी की उपासना का बड़ा महत्व है। ऐसा कहते हैं, जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने आक्रोशित होकर नागों की समस्त जातियों को सृष्टि से समाप्त करने के लिए यज्ञ किया, उस यज्ञ के प्रारंभ होने पर सभी नाग उस यज्ञ में जाने लगे। तब मां मनसा के पुत्र आस्तिक, जो कि महान तपस्वी थे, उन्होंने अपने तपोबल से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।